हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माई एजुकेशनल हब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है और चैप्टर 1 में हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल करे जो कि इंपॉर्टेंट थे उस चैप्टर के लिए। यूनिट नंबर 1 में 2 चैप्टर हो गए, वो 2 चैप्टर है, फर्स्ट तो हो गया, सेकेंड करेंगे। तो चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। चैप्टर 2 के बारे में बात करें तो ये पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल विभव से रिलेटेड है। ये इसके अंदर इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? क्या है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? देखो, सिंपली अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो ऐसा है कि कोई भी चीज़ की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो एनर्जी आती है, पोजीशन को चेंज करने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है और ये इस पे एक ये पत्थर बंधा हुआ है m मास का। ठीक है, इसको मान लो मैं यहाँ से खींच देता हूँ, है ना। जैसे मैं इसको खींचूंगा और वापस से छोड़ूंगा, तो जैसे मैं यहाँ था और इसको खींच के यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे, यहाँ तक। ठीक है, इसको खींच के यहाँ तक ले आया, मतलब इसकी स्थिति को परिवर्तित किया यहाँ से यहाँ तक, पोजीशन को चेंज किया यहाँ से यहाँ तक, तो इसको खींच के यहाँ तक ले आया। अब इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। कैसे पता चलता है एनर्जी स्टोर होगी? जैसे इसको वापस से छोड़ेंगे, ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा स्प्रिंग की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहां से यहां तक लेके आए तो इसके अंदर क्या हो जाती है? एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो पोजीशन को चेंज करने की वजह से, स्थिति को परिवर्तित करने की वजह से जो एनर्जी स्टोर हुई, उसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ऐसा है कि ये मान लो कि ये कोई भी m मास है, ये पार्टिकल है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी पोजीशन, स्थिति यहाँ पर है। अभी इसकी स्थिति को यहाँ से लेके मैं यहाँ पे ले गया, स्थिति बदल दी, पोजीशन चेंज कर दी। अब देखो, पोजीशन चेंज करने की वजह से इसके अंदर एनर्जी आ गई। अब वो कैसे पता चलेगा? मैं इस पे जो फोर्स लगा रहा हूँ वो हटा रहा हूँ तो ये नीचे आ गया। मैंने इसको फ्री कर दिया तो ये नीचे आ गया। नीचे आया, मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, इसका मतलब गति करने के लिए इसके पास एनर्जी है। वो एनर्जी कहाँ से आई? वो एनर्जी आई इसके पास में जो स्थितिज ऊर्जा थी वहाँ से। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में जो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है स्थिति परिवर्तन की वजह से, पोजीशन चेंज की वजह से, वो जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ये एक सिंपल तरीके से आगे, पोजीशन चेंज करने की वजह से, ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन या स्थिति में परिवर्तन की वजह से जो एनर्जी आती है किसी भी बॉडी में, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ये तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग क्योंकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे हैं तो इसमें आवेश या चार्ज से रिलेटेड हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि आवेशों के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को कैसे परिभाषित करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे चार्जेज में, आवेशों में। ठीक है, आवेशों में कैसे करते हैं ऐसे समझना। आवेशों में इस तरीके से बताते हैं कि जैसे मान लो यहां पर कोई चार्ज है, Q आवेश है, Q चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे इसका विद्युत क्षेत्र है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ होता है। इसका क्या है? विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो एक चार्ज लेके आ रहा हूं, मैं एक चार्ज को लेके आ रहा हूं। कहां से? इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं, अनंत से। तो अनंत, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आ रहा हूं और मान लो यहां तक ले आया, कोई पॉइंट तक, इस P पॉइंट तक ले आया। इस P पॉइंट की इससे जो डिस्टेंस है, इससे जो दूरी है, वो दूरी R। तो R दूरी पर ले आया, अनंत से R दूरी पर लेके आने में मुझे कुछ तो काम करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। मान लो मैंने काम किया कितना? W। ये जो मैंने काम किया, इस पे वर्क डन किया, तो ये जो यहां से यहां तक लाने में वर्क डन करना पड़ा ना, ये वर्क डन इस पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। मतलब जैसे मैं इसको यहां से यहां तक उठा के लेके गया तो मुझे जितना काम करना पड़ा, जितना यहाँ और यहाँ से मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, वो वर्क डन ही है
वो वर्क डन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जितना आप काम करते हो वो काम स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये यहाँ से Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक क्षेत्र के विरुद्ध लेकर आने में जो कार्य किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर आ रहा हूँ मैं इसको इन्फिनिटी से, तो इस पॉइंट तक लेकर आने में जो वर्क डन होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसकी डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो पहले। किसी Q आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर उस आवेश की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। उस बिंदु पर उस आवेश की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। उस बिंदु पर उस आवेश की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, ये डायग्राम छाप लो, इंग्लिश में लिखो। The work done to bring a charge Q against an electric field from infinity to a point, will store in the form of potential energy, ठीक है। तो इसको अनंत से हम लोग अगर लेके आते हैं तो जो आवेश का जो वर्क डन होगा W, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ये जो W है यही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। W ही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। आई बात समझ? क्लियर है? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई कि U जो होगा वो W के बराबर आएगा। क्लियर है? एक चीज इसमें हम लोग इन्फिनिटी क्यों लेते हैं, अनंत इसलिए लेते हैं क्योंकि अनंत पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं। अनंत होता है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और हम लोग कोई भी मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, तो हम लोग जनरली जीरो के रिस्पेक्ट में करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वेट कितना है किसी का, तो बोले कि मेरा 65 70 है, 70 वेट बता रहा तो वो 70 वेट जीरो के रिस्पेक्ट में ही बता रहा है ना। अगर मैं बोलूँ कि इसकी हाइट कितनी है 5 फीट 11 इंच, तो 5 फीट 11 इंच जीरो के रिस्पेक्ट में है। आ रही बात समझ में? तो हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं जीरो के रिस्पेक्ट में करते हैं जनरली, ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो। इसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जीरो के रिस्पेक्ट में मेजर करें, तो जीरो कहाँ पर होता है? इन्फिनिटी पे होता है पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं इसको। क्लियर है? क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये डायग्राम छाप लेना, आगे देखिए। तो किया गया कार्य जो है W के बराबर हो गया, वर्क डन। और स्थितिज ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी U जो है वो क्या है? W के बराबर है। ये बोला गया। क्लियर है? एक चीज तो ये होगी कि U W के इक्वल होता है। एक और होता है विभव, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल। विभव और स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, इसकी डेफिनेशन में इतना सा फर्क होता है। इसकी डेफिनेशन में हम लोग बोलते हैं कि अनंत से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, Q आवेश को। और विभव जो होता है, विभव में हम बोलते हैं कि यूनिट चार्ज को लेकर आते हैं हम लोग, एकांक आवेश को अनंत से लेके आते हैं। तो एकांक आवेश के लिए जितना काम करना पड़ता है वो तो होता है पोटेंशियल, जिसको बोलते हैं विभव।
तो एकांक आवेश के लिए जो वर्क डन होता है तो वो होता है एकांक आवेश के लिए, जैसे क्यू आवेश को लाने में वर्क डन कितना करना पड़ा W, तो एकांक आवेश के लिए यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन क्या होगा W/Q। ये जो W/Q है ये विभव के बराबर होता है, पोटेंशियल के बराबर होता है। ये इसकी डेफिनेशन में पहले बता चुका हूँ, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपली ऐसे देखेंगे। ये विभव होता है, पोटेंशियल होता है, दिस इज पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ से अगर इसको मैं W इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू क्यू, या इसको ऐसे लिख लो Q इंटू V, ये वर्क डन हो गया। और वर्क डन ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से अगर बात करूँ तो फ्रॉम 1 एंड 2 या बाई 1 एंड 2 U जो पोटेंशियल एनर्जी आया Q इंटू V हो गया, Q इंटू V, Q स्मॉल q है ये, Q इंटू V। मतलब आपको Q चार्ज का अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, आपको क्या करना है, Q चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो इस जगह पर चार्ज Q इंटू इस जगह पर इसकी वजह से जो विभव आ रहा है, विभव V, उस विभव से मल्टीप्लाई कर दो, उस पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास में क्या मिल जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ से इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉज करके इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया। जो विभव आता है, जैसे Q चार्ज है ना अपने पास में, Q चार्ज है, इसकी वजह से R दूरी पे ही तो रखा गया है ये स्मॉल q, तो इसकी वजह से R दूरी पर, R डिस्टेंस पे जो विभव आता है, विभव V पॉइंट चार्ज की वजह से, बिंदु आवेश की वजह से जो विभव आता है वो आता है KQ/R डिस्टेंस पे ना R। तो इसको ऐसे है कि 3 ये 4, तो बाई 3 एंड 4 बाई इक्वेशन 3 एंड 4 से आएगा U इक्वल टू V का वैल्यू आ जाएगा तो KQ/R। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये स्थितिज ऊर्जा आ गई इस पॉइंट के ऊपर, इस चार्ज की। आगे बात समझ में? ये तो एक चार्ज की वजह से आ गया, एक आवेश की वजह से। अगर मान लो कि ऐसे बहुत सारे चार्ज रखे हो, जैसे 5-7 चार्ज रखे हुए हैं, तो वहाँ पर अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो वहाँ पे कैसे करेंगे, उसके बारे में बात करें। तो ये तो एक चार्ज के लिए आ गई, ये तो पोटेंशियल एनर्जी की एक तरीके से डेफिनेशन हो गई। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ तो कैपिटल Q और स्मॉल q ले लिया। वैसे जनरली हम लोग चार्जेज को ऐसे लेते हैं, Q1 और Q2 ले लेते हैं। तो ये जो आता है वो आता है KQ1 Q2/R, ऐसे आ जाता है। और R क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 और 2 की, तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं 1 2। R12 का मतलब हो गया 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो है ये। क्लियर है? तो ऐसा इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। क्लियर है? आगे चलिए, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर आगे बात करें, n विविक्त आवेशों के लिए बात करते हैं। जैसे n विविक्त आवेशों का मतलब है कि जैसे मान लो n पार्टिकल है, n आवेश है, तो उस सिस्टम के लिए n आवेशों का जो सिस्टम है, जैसे मैंने 10 कण रख रखे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रख रखे हैं ऐसे, उस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा उसकी बात करें। तो n विविक्त आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, विविक्त का मतलब होता है जिनको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एंड डिस्क्रीट चार्जेस, एंड डिस्क्रीट चार्जेस, एंड डिस्क्रीट चार्जेस के लिए। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे, पहले एक लाइन लिख लो। माना एक निकाय है जिसमें n, माना एक निकाय है जिसमें n विविक्त आवेश है, माना एक निकाय है जिसमें n विविक्त आवेश है। लेट देयर इज ए सिस्टम
of n discrete charges, let there is a system of n discrete charges and discrete charges, ठीक है। इसका मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो n चार्ज रखे हुए हैं, n पार्टिकल रखे हुए हैं, एक इसको Q1 बोल लो, दूसरा है मान लो Q2 है, इसका ये Q3 है, ये Q4 है, ऐसे ये मान लो Qn है, ऐसे n पार्टिकल रखे हुए हैं। इसके और इसके बीच की डिस्टेंस R12 हो जाएगी, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस R13 हो जाएगी, इसके बीच की डिस्टेंस R14 आ जाएगी, वैसे ही जैसे नॉर्मली होता है। तो अगर इस टाइप से बहुत सारे चार्ज रखे हुए हों तो उनकी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग ये काम करते हैं कि एक पार्टिकल की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, एक आवेश के लिए टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर सब चार्जेस का सब आवेशों का जोड़ देंगे। आगे बात समझ में। तो एक आवेश के लिए करते हैं ना, तो देखो एक आवेश के लिए बात करें तो एक कोई सा भी ले लो, फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, थर्ड ले लो, कोई सा ले लो, तो मैं इसको जनरली ऐसे बोलता हूँ आई वे कण के लिए। आई वे मतलब ith पार्टिकल कोई भी हो जाएगा, जैसे पांचवा हो जाएगा, छठा हो जाएगा, तो उसको जनरलाइज करके हम लोग आई वा बोल देते हैं, ith पार्टिकल। तो आई वे कण के लिए या आई वे आवेश के लिए, आवेश की स्थितिज ऊर्जा, इसको लिख रहा हूं मैं WI, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल, ith चार्ज, इसको क्या लिख रहे हैं WI। अब देखो WI क्या होगा, आई वे कण के लिए इस तरीके से सिस्टम को समझना क्या है, ith पार्टिकल का सिस्टम ऐसा है, 1 सेकेंड, ऐसा है जैसे बहुत सारे पार्टिकल रखे हुए हैं, मान लो जैसे मान लो कि ये एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, और एक और पार्टिकल मान लो ये, 4 पार्टिकल रखे हुए हैं अपने पास। कितने हैं, 4 पार्टिकल रखे हुए हैं। एक सेकेंड, ये 4 पार्टिकल है ना, ये 3 तो रेड है, ये एक है, ठीक है। ये 4 पार्टिकल रखे हुए हैं, और ये जो पार्टिकल है इसको लेके आ रहा हूं इस तरीके से। 4 के अनंत n पार्टिकल रखे हुए हैं, मान लो मैं 4 के एग्जांपल से बताता हूं कि 4 पार्टिकल ऐसे रखे हुए हैं। अब मैं एक पार्टिकल लेकर के आ रहा हूं, ये एक पार्टिकल लेके आ रहा हूं, ये आईवा पार्टिकल है, मान लो कोई भी ith नंबर का पार्टिकल है। तो इसको लेकर आने में कितना काम करना पड़ेगा। अब पहले केवल एक पार्टिकल रहता था तो केवल W कार्य निकाल लेते थे, लेकिन अब अपने पास में कितने पार्टिकल है, 4 पार्टिकल ऑलरेडी। तो जैसे मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, दिस इज Q3 एंड दिस इज Q4। तो ये जो पार्टिकल लेके आया हूं मैं, इसको इसके इफेक्ट के मतलब इसका भी प्रभाव हो रहा है, तो इसके भी विरुद्ध लेके आ रहा हूं एक तरीके से, इसके भी विरुद्ध लेके आ रहा हूं, इसके भी ऑपोजिट अगेंस्ट लेके आ रहा हूं, इसके भी अगेंस्ट लेके आ रहा हूं। तो सबके अगेंस्ट लाने में जो वर्क डन होगा, जैसे मान लो इसकी वजह से इसके इफेक्ट की वजह से जो वर्क डन आया वो इसको जो काम करना पड़ा वो W1 है। इसके वजह से जो वर्क डन का इफेक्ट आ रहा है वो है W2, इसकी वजह से जो वर्क डन का इफेक्ट आ रहा है वो W3 है, इसकी वजह से जो आ रहा है वो W4 है। इस तरीके से तो टोटल वर्क डन आएगा वो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ऐसे जितने भी पार्टिकल होंगे सबका ऐड हो जाएगा। मतलब इस आई वे पार्टिकल, ith पार्टिकल को लेकर आने में जो वर्क डन हुआ ना WI, वो हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3, इस तरीके से। क्योंकि जब ये लेके आ रहे थे तो इसको इसका भी सामना करना पड़ रहा है, इसका भी सामना करना पड़ रहा है, 3-4 सबका सामना करना पड़ रहा है। तो केवल इसका सामना करना पड़ता तो मान लो कि वर्क डन W1 होता, इसका करना पड़ता तो W2 होता। तो इस तरीके से सबका एक साथ सामना कर रहा है, तो सबके अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। तो सबके लिए जो वर्क डन आ रहा है W1 W2 सबका वर्क डन ऐड कर देंगे, तो इसको लेकर आने में जो टोटल वर्क डन है वो ये आ जाएगा। आई बात समझ में।
तो ये इस तरीके से हो गया। तो जो टोटल वर्क डन आया W1 WI वो आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। मतलब ऐसा आएगा कि जैसे W क्या होता है, K, अभी हमने पढ़ा था कि K Q1 Q2 अपॉन R होता है ना, तो मैं ऐसे बोलता हूँ QI चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो Q1 के अगेंस्ट QI चार्ज को लेके आ रहे हैं अपॉन R1I। अरे केवल फर्स्ट चार्ज के अगेंस्ट QI चार्ज को लेके आ रहे हैं, डिस्टेंस 1 और I के बीच की डिस्टेंस से होगी। दूसरे चार्ज के लिए बात करें तो K Q2 के विरुद्ध लेके आ रहा हूँ QI को, ये हो जाएगा डिस्टेंस 2I। इस तरीके से ये हो जाएगा ऐसे K Q3 QI तो R3I, इस तरीके से ऐड होता रहेगा, क्लियर है। ये सबका जुड़ जाएगा ऐसे। तो टोटल जो आएगा वो टोटल समेशन कर देता हूँ WI का, K Q, ये 1 2 3 4 इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा Q, इसको J लिख देता हूँ, ये QI हो गया था तो ये हो गया RIJ, ठीक है। J का वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से चलता जाएगा, तो J का वैल्यू आ जाएगा 1 से N पार्टिकल है तो N पार्टिकल तक चला जाएगा। अरे N पार्टिकल है ना, तो N पार्टिकल तक ये चलता जाएगा, क्लियर है, ऐसा है, ठीक है। अब देखिए, बस इसमें एक शर्त होती है कि I और J बराबर नहीं होने चाहिए। मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं आएगा, जैसे मान लो I बराबर, दोनों सेम नहीं आएंगे ना। जैसे मान लो कि ये 5वां पार्टिकल है, कितना, कौन से नंबर का पार्टिकल है, 5वां नंबर का पार्टिकल है, तो I का वैल्यू मान लो, जिससे मैं QI बोल रहा हूँ 5वें नंबर का पार्टिकल है Q5, तो यहाँ पे कभी भी ऐसे नहीं आएगा कि Q5 ऐसे नहीं आएगा, 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से, 5 की वजह से ऐसे आएगा। तो यहाँ पर I और J कभी भी बराबर नहीं होंगे, I और J कभी भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। ये टर्म हट जाएगा, बाकी J = 1 to N तक जाएगा। तो इसमें जो टर्म आएंगे वो N-1 पद आएंगे, टोटल जो पद आएंगे वो N-1 आएंगे, क्योंकि खुद की वजह से खुद का पोटेंशियल या वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया, ये इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूँ। ये क्या आ गया, एक आवेश के लिए वर्क डन आया है, एक चार्ज के लिए। टोटल वर्क डन करना होगा तो सबका समेशन कर देता हूँ, कुल वर्क, संपूर्ण निकाय का, संपूर्ण निकाय की स्थितिज ऊर्जा, संपूर्ण निकाय की स्थितिज ऊर्जा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की होती है वो ऐसे आएगी, समेशन ऑफ WI, ये टोटल कार्य हो जाएगा, टोटल कार्य ऐसा आएगा, लेकिन टोटल कार्य ये नहीं आता एक्चुअल में, इसका आधा आता है। आधा कैसे आता है समझना, इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, एक बार मैं आगे बताता हूँ। आधा कैसे आता है अभी तो बता दूंगा मैं। ये है 1/2 समेशन ओमेगा I जो था वो ऐसे आ गया, समेशन डबल समेशन हो गया एक तरीके से, K QJ QI अपॉन RIJ। ये पहले J में समेशन चल रहा था 1 to N, और यहाँ पे अब I में समेशन हो जाएगा, I में समेशन आएगा तो I = 1 to N तक, ये भी बस J और I इक्वल नहीं होना चाहिए, ये ऐसे आ जाएगा इस तरीके से। अरे दो समेशन आ गए ना, एक तो ये, एक WI का तो ये अंदर लिख दिया मैंने, और ये समेशन किस पे, I पे है ना, I = 1 to N, ऐसे N पार्टिकल्स के लिए। ये फॉर्मूला आ गया, आई बात समझ में। ये आधा कैसे हुआ इसके बारे में बताता हूँ, एक बार टाइम देख लूँ, हाँ 5 मिनट है। ये आधा कैसे आता है, ये आधा ऐसे आता है, समझना। इसको आधे को मैं एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ। जैसे टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया ना ऐसे, जैसे मान लो कि हम लोग इसमें काम करते हैं, थोड़ा सिंपल, कुछ चार्ज कम कर लेते हैं ऐसे,
ये 3 चार्जेस का क्या है अपने पास में सिस्टम है, मान लो 3 चार्जेस का है। इसको Q1 बोल देता हूँ, इसको Q3 बोल देता हूँ, इसको Q3 ले लो, इसको Q2 ले लो, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R1 और 2 ले लेता हूँ। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो R1 और 3 है, इन दोनों के बीच में R2 और 3 है। आगे बात समझ, ये बात है। अब देखो, अगर मुझे ये बोला जाए कि इस 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करो, 3 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग कैसे कर रहे हैं? हम लोग ऐसे कर रहे हैं, वहाँ पे जो कैलकुलेट किया वो ऐसे किया कि एक चार्ज की कैलकुलेट कर लो, फिर 3 मतलब एक की कर लो, फिर दूसरी कर लो, फिर तीसरी कर लो, टोटल ऐड कर दो, तीनों का आ जाएगा। तो सबसे पहले एक की करते हैं हम लोग, इसकी करते हैं। तो इसके लिए जो वर्क डन आएगा इसकी वजह से आएगा और इसकी वजह से आएगा। अरे क्योंकि इसको तो इन दोनों को सामना करना पड़ेगा, नहीं, इन दोनों का सामना करना पड़ेगा, तो इसको इन दोनों का सामना करना पड़ेगा, तो इन दोनों का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे पहले की कैलकुलेट करो W1, तो इसका सामना करना पड़ेगा इसको Q1 को, तो K इसका सामना करना पड़ रहा है, तो Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस एक इसको इसका सामना करना पड़ रहा है, तो K Q1 Q3 अपॉन R13। ये तो इसका वर्कडन आ गया Q1 का। अब इसका वर्कडन कैलकुलेट करते हैं इसका, तो इसका आएगा W2 मान लेते हैं, और W2 क्या आएगा, इसको इसका सामना करना पड़ रहा है, इसका सामना करना पड़ रहा है, तो K Q2 को Q1 का सामना करना पड़ रहा है अपॉन R1 और 2 के बीच की डिस्टेंस, तो 1 2 लिख देता हूँ, प्लस K Q2 को सामना करना पड़ रहा है Q3 का, तो Q3 का R13, ठीक है। और थर्ड इसका एनर्जी W3, ये K इसको Q1 का Q2 का सामना करना पड़ रहा है, Q3 को Q1 Q2 का सामना करना पड़ रहा है और Q1 का भी सामना करना पड़ रहा है। 1 3 कर दो या 3 1 कर दो, एक ही बात है। डिस्टेंस तो वही है, 2 3 बोलो या 1 3 2 बोलो या 1 3 को 3 1 बोलो, एक ही बात है, ठीक है। ये आ गया, ये 2 का, एक सेकेंड, 2 और 3 में है ना, तो 2 3 है में। अब देखिए, मैंने जब टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, टोटल एनर्जी टोटल वर्क डन, तो W1 प्लस W2 प्लस W3 तीनों का क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आएगा। लेकिन एक चीज समझना, यहाँ पे जब भी मैं समेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखना कि टर्म्स रिपीट हो रहे हैं। ये वाला टर्म सेम ये टर्म है, ये वाला टर्म सेम ये टर्म है, और ये वाला ये टर्म है। मतलब वैसे तो डबल डबल बार आ रहे टर्म, 2 2 बार ऐड हो रहे हैं। यही चीज इसके लिए भी कैलकुलेट कर ली, यही चीज इसके लिए भी कैलकुलेट कर ली। आ रही ना बात समझ में? ये चीज इसके लिए भी कैलकुलेट कर रहे हैं, यही चीज इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। जैसे इन तीनों को बोला जाए कि टोटल लोग कितने हैं यहाँ पे, इन तीनों को बोला जाए कि टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे, तो जैसे ये बोले कि 2 लोग हैं, तो इसके हिसाब से 2 लोग ये गिन लिए, फिर इसके हिसाब से 2 लोग ये अपने हिसाब से दूसरे 2 लोग बताएगा, ये दोनों, फिर ये अपने हिसाब से 2 लोग इनको बता दे मान लो, तो प्लस 2, तो ये 6 लोग हो जाएंगे टोटल। लेकिन ये एक तरीके से रिपीट हो गए ना, ये जब काउंट कर रहा है तब ये इन दोनों को कर रहा है, जब ये काउंट कर रहा है तो इन दोनों को कर रहा है, तो ये एक को डबल बार कर रहे हैं। तो हर बार जब भी काउंट हो रहा है, एक टर्म 2 2 बार काउंट हो रहा है, तो इसलिए हम लोगों को पता है कि ये 2 2 बार काउंट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका आधा कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो उसका आधा ही है, तो एक्चुअल में इसका आधा है, ये लो, इसलिए इसका आधा कर देते हैं। वो आधा जो आ रहा है ना यहाँ पे, ये आधा इसलिए आ रहा है क्योंकि एक ही टर्म 2 2 बार काउंट हो रहा है। क्लियर है? अरे चमक रहा है ना, ये इस तरीके से, ये ऐसा है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई n पार्टिकल्स के लिए, n कणों के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे कि 3 पार्टिकल के लिए, जैसे मैंने बताया वो 3 पार्टिकल का एग्जाम में आ जाता है, तो वो 3 पार्टिकल वाला करवाऊंगा। ये n पार्टिकल्स के लिए आ गया, विविक्त कणों के लिए आया है, ये डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए, मतलब जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। आगे की बातें नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।